उससे पहले मैं एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे जो ये आपको रुपीज़ का सिंबल दिख रहा है, ये मैंने जनरेट किया था विद द हेल्प ऑफ सम एआई टूल। तो ये ऑलरेडी पीपीटी में नहीं था, पीपीटी कुछ इस प्रकार से दिख रही थी। अब फिर मैंने इसको यहाँ पे लगाया जिससे कि ये इनोवेटिव लगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ लेफ्ट साइड में, जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आपको कितनी सारी इमेजेस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये लैडर हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे सिंबल हो गए टेक्नोलॉजीज़ के, यहाँ पे ग्राफ हो गया, यहाँ पे एक्सेल हो गया, यहाँ पे यूज़र इंटरफेस लाइक मोबाइल टाइप सा बना हुआ आ रहा है ना। तो ये सब मैंने जनरेट किया खुद से विद द हेल्प ऑफ सम एआई टूल। थर्ड स्लाइड में मैंने कोर फीचर्स के बारे में जिक्र किया। इसमें मैंने बताया कि कैटेगराइजेशन प्लस विजुअलाइजेशन। मैंने ग्लिम्स दिया अपने प्रोजेक्ट का कि मेरा प्रोजेक्ट सबसे पहली बात तो स्पेंडिंग को कैटेगराइज करेगा डिफरेंट पार्ट्स में, और विजुअलाइज भी करेगा उनको। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई कि डायनेमिक बजटिंग भी होगी। डायनेमिक बजटिंग का मतलब ये होता है कि हमारा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा बजट फॉर ईच कैटेगरी बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल स्पेंडिंग पैटर्न। तो देख रहे हो ना आप, यहाँ इसमें पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने वाला है, बिकॉज टाइटल में ही है एआई पावर्ड एक्सपेंस ट्रैकर। फोर्थ स्लाइड पर अगर हम मूव करें तो आप देखेंगे, देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में एक और इमेज शो हो रही है। ये भी मैंने ही अटैच की थी और इसका मैंने कलर थोड़ा फेड कर दिया था। ओरिजिनली ये कुछ इस प्रकार से थी, डार्क थी ये इमेज, इस प्रकार से थी ये इमेज। एक मिनट में दिखा देता हूँ इसको दोबारा से उसी तरह से करके। अभी शो नहीं हो रहा एक्चुअली, इसका कलर चला गया ना, वो मैंने हटा दिया कलर, मगर ये डार्क थी जिससे कि इसका कलर टेक्स्ट के साथ इंटरफेयर ना करे। मैंने इसको लाइट कर दिया इस इमेज को। एंड पावर पॉइंट से आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यूट्यूब की सारी थंबनेल ए टू जेड जो मैंने अभी तक नियर अबाउट 190 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उन सब की थंबनेल मैंने पीपीटी से एडिट किया, पावर पॉइंट से। आप बिलीव करो या ना करो, मगर मैंने सारी पीपीटी सारी थंबनेल्स अपने यूट्यूब की जस्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से अपडेट उनको सही किया है, या उनको मतलब जुगाड़बाजी कर करके इधर से उधर करके सब टैक्स वगैरह सब उसी में किया है, एंड दे लुक क्लीन, दे लुक क्लासी। चलिए फोर्थ की बात करते हैं हम। तो फोर्थ स्लाइड में क्या क्या दे रखा है मैंने उसको और अच्छे से बताया। देखो बोल्ड किया मैंने, जो कि मेन चीज़ है मेरे, जो मेन फीचर्स है मेरे प्रोजेक्ट के, स्टैक्ड बार ग्राफ, इन्हांस्ड सी बॉन्ड बार चार्ट, अभी सब दिखेगा आपको जब मैं लाइव रन करके दिखाऊंगा आपको, तो हर चीज़ दिखेगी आपको। दूसरी चीज़ ये है कि सेविंग इनसाइट्स। देखो तीन मैंने अलग अलग हेडिंग्स दी हैं: इंटरेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन, सेविंग इनसाइट्स एंड रिकरिंग एक्सपेंस डिटेक्शन, यूज़र फ्रेंडली इंटरेक्टिविटी। ये तीन चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं, मतलब तीन चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। अब आता है, बात करते हैं हम डेटा सेट की। तो इस पीपीटी को देखने से पहले हम थोड़ी सी नज़र मारते हैं अपने डेटा सेट पर। तो ये है वो डेटा सेट जिसकी मैं बात कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे ये डेटा सेट आया कहाँ से, क्या मैंने एक्सेल में ये 52 फील्ड्स या 51 फील्ड्स मैंने खुद फिल किए हैं वर्ड बाय वर्ड और करेक्टर बाय करेक्टर? तो नहीं, मैंने खुद फिल नहीं की। इनफैक्ट मैंने एक एक करेक्टर भी इसमें से खुद फिल नहीं किया है। मैंने जस्ट Copilot से बोला कि जनरेट मी अ एक्सेल फाइल of certain data like 50 rows, and it must include columns like date, description, category, amount, GST, total amount, likewise। तो उसने मुझे जनरेट करके दे दी easily within a couple of minutes। तो इस तरह से हम एआई को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में। ये तो खैर बहुत छोटा एग्जाम्पल है एआई का, और भी बहुत बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो कि जिस तरह से हम एआई को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल बात चल रही है सिर्फ पीपीटी की, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ग्लिम्स से दे दिया कि एआई का हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे होंगे कि सारे की सारी कैटेगरीज डिफरेंट हैं। लाइक वाटर बिल हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, जिम मेंबरशिप हो गया, टैक्सी राइड हो गया। यह है यूज़र का डेटा। यूज़र ने कब कब क्या क्या खरीदा और उसका कितनी कॉस्ट आई और उसमें कितना परसेंट जीएसटी लगा। आप देख पा रहे हैं ग्रॉसरी पर जीएसटी की परसेंटेज थ्रू आउट द एक्सेल फाइल 5% है। उसी तरह से फैशन कैटेगरी में थ्रू आउट द फाइल 18% है। देखिए यहाँ भी फैशन है 18%, यहाँ भी फैशन है, यहाँ रो नंबर 39 पर, तो यहाँ भी 18% है।
इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है और साथ ही साथ जो कोई भी जज कर रहा होता है आपको पीपीटी को, उसको लगता है कि बंदे को नॉलेज है हर चीज़ के बारे में। चलिए मूव बैक टू द पीपीटी वंस अगेन। यहाँ पे मैंने किया क्या कि पीपीटी में मैंने अपने डेटा सेट को सब फर्स्टली मैंने एक्सेल फाइल को अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया और उसका लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, जिससे कि अगर जजिंग कमेटी देखना चाहे तो वो विद जस्ट वन क्लिक यहाँ से डेटा सेट को देख सकती है। और डेटा सेट का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं अपनी एक्सेल फाइल में। आप देख पा रहे होंगे ये फ़ोटो भी मैंने खुद से लगाई है। अगेन जो टेक्स्ट है वो एरियल ब्लैक ही है और बोल्ड है और साइज़ इसका 36 है। देखिए यहाँ पे भी 36 साइज़ है। यहाँ पे क्योंकि हेडिंग थी और इसको मुझे थोड़ा सा स्पेसियस बनाना था, इसलिए मैंने इसको 35 रखा यहाँ पर। की इन साइड्स पे मूव करते हैं। देखिए अगेन 36, देखा कंसिस्टेंसी कितनी मेंटेन करके चल रहे हैं। थ्रू आउट द पीपीटी स्टाइल वुड बी द सेम एज फार एज हेडिंग इज कंसर्न्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, यहाँ पे आपको झलक देखने को मिल रही है मेरे प्रोजेक्ट की। मंथली एक्सपेंस ब्रेकडाउन बाय कैटेगरी। मैंने तो इनफैक्ट प्रोजेक्ट रेडी कर लिया था, लेकिन आपको स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में इनिशियली प्रोजेक्ट रेडी नहीं करना। आपको जस्ट बताना है कि पीपीटी के पाया कि आप क्या चीज़ बनाने वाले हो। तो अगर हम बात करें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की, तो जितना मेरी पीपीटी में हो उससे कम कम काम आपको करना है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में। आपको कोई कुछ बना के नहीं देना, मतलब समझ रहे हो ना, आपको प्रोजेक्ट रेडी करके नहीं देना है, आपको सिर्फ पीपीटी ही बनानी है और आपको बताना है कि उसमें क्या क्या बनाओगे। इस पीपीटी को देख के आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी हैकाथॉन को जीतने के लिए। आप अपने अभी तक हम फाइव फाइव स्लाइड से गो थ्रू हम कर लिए हैं और आपने देखा होगा कितनी विजुअली अपीलिंग स्लाइड्स हैं। बात करते हैं सिक्स्थ कैटेगरी की, सिक्स्थ स्लाइड की। तो सिक्स्थ स्लाइड में मैंने इंक्लूड किया है की इनसाइट्स। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि टॉप स्पेंडिंग कैटेगरीज, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टॉप स्पेंडिंग कैटेगरीज शो करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि यूज़र ने फेब्रवरी में अमाउंट का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ क्या क्या किया, तो ये जितने भी कलर डिफरेंसेस हैं ये यहाँ पे कैटेगरीज को शो करते हैं। जैसे कि हमने 10,000 रुपये की स्पेंडिंग की है फॉर यूटिलिटीज़ इन द मंथ ऑफ जनवरी। अगर कोई क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहे ना तो वो इजीली कर सकता है इस डेटा सेट के बाय। ये यूटिलिटीज़ का टोटल अमाउंट ऐड करके यही आएगा जो यहाँ पर ग्राफ पर है। इससे मेरे मॉडल की एक्यूरेसी पता चलेगी जो मैंने कोडिंग करी है। वो अभी मैं शो करूँगा जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द आई गेस दिस स्लाइड। या डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने के बाद मैं अपने मॉडल के कोड आपको लाइव रन करके दिखाऊंगा। तो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ में मैंने मॉडल यूज़ किया है उसके बारे में लिखा है। जैसे कि मशीन लर्निंग मॉडल में मैंने क्या यूज़ किया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासीफायर ट्रेंड ऑन टेक्सचुअल डेटा। ठीक है, ये थोड़ा सा ये भी मैंने खुद ही ऐड किया है, देख सकते हो आप। और ये भी मैंने खुद ही ऐड किया है क्लाउड। बेसिकली ये कोलैब है, ये टेक्नोलॉजी ये यूज़ हुआ है, हमने कोलैब पे वर्क किया है ना, बिकॉज पाइथन में मैंने कोड लिखा। तो पाइथन कोड कोलैब पर इजीली चल जाता है, कोई भी व्हाट वी से आईडीई डाउनलोड करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती। मगर कोपायलट के अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं, मगर वो बड़े प्रोजेक्ट्स में आते हैं डिसएडवांटेजेस। इस छोटे प्रोजेक्ट में तो इतना नहीं आएंगे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कोलैब में। बस हाँ, थोड़ा बहुत मैंने अलग से टास्क किया था, जैसे कि उस पर अपलोड की थी गूगल ड्राइव पे एक्सेल फाइल और माउंट किया था ड्राइव को। इसमें मैंने अप्रोच और इम्बैलेंस मैनेजमेंट के बारे में बताया। देखिए यहाँ पे मैंने रैंडम सैम्पलिंग लिखा, ओवर सैम्पलिंग लिखा ना, तो उसकी मैंने इमेज भी यहाँ पे मेंशन कर दी है। और देख पा रहे होंगे आप कितनी क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर इमेज है। मैं इसको जूम भी कर रहा हूँ ना तो हर चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही है, फेड नहीं हो रहा कुछ भी। तो इससे आपको ये चीज़ का क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें जो भी इमेज यहाँ पे ऐड करनी है उसका रिजोल्यूशन हाई होना चाहिए और वो ब्लर नहीं होनी चाहिए एज अ जूम करते हुए भी। एंड मैंने यहाँ पे लिखा कि क्लाउड बेस्ड टूल सच एज गूगल कोलैब कैन बी इनिशियली बी यूज टू वेरीफाई मॉडल एक्यूरेसी एंड विजुअलाइजेशन, and later on a GUI based AI powered express tracker can be built on platforms like Netlify. Additionally, using a top level domain such as .com adds authenticity and provides scope for further refinements. इस पूरी सेंटेंस का मैं मतलब बताता हूँ आपको क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब है।
पहली लाइन में तो मैंने ये बताया कि गूगल कोलैब पर हम अपना कोड को वेरीफाई कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, जो जो भी हमने यूज़र के वाया डेटा एंटर किया, या फिर अपने अभी तो फिलहाल हमारे पास डेटा सेट है, तो डायरेक्टली हम डेटा सेट से डेटा फैच कर लेंगे और उसको विजुअलाइज करा देंगे। दूसरी चीज़ मैंने ये भी बताया कि इसमें हम GUI बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं या वेब ऐप बना सकते हैं, जिसको हम नेटलीफाई पर डिप्लॉय कर सकते हैं। या नेटलीफाई पे ना करना चाहो आप, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि रेंडर हो गया, वर्सल हो गया, सुना ही होगा आपने। ये सारे प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉयमेंट ईजिली हो जाता है, गिटहब के थ्रू भी हो जाता है, या फिर और भी मेथड्स होते हैं। जनरली बच्चे या स्टूडेंट्स गिटहब के वाया ही करते हैं, गिटहब रेपो अटैच कर देते हैं नेटलीफाई में, और थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट वेरिएबल्स चेंज कर कर ईजिली डिप्लॉय हो जाता है फॉर फ्री। सेकेंड थिंग ये है कि मैंने इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया बताई है, वो ये है कि टॉप लेवल डोमेन भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए डॉट कॉम जो है ना, वो टॉप लेवल डोमेन होती है। टॉप लेवल इन द सेंस कि आप देखते होंगे कि जो वेबसाइट्स हैं उसमें किसी के आगे डॉट लाइव लिखा रहता है यूआरएल में, है ना, डॉट कॉम डॉट इन। तो जो डॉट कॉम डॉट इन इस तरह की डोमेन है ना, वो टॉप लेवल डोमेन मानी जाती है, मतलब कि वो ऑथेंटिक होती हैं इन द सेंस कि अब डॉट कॉम डोमेन ना आपको इतनी ईजिली नहीं मिलती, उसके लिए आपको या तो आपको कहीं से बाय करनी पड़ेगी, या डॉट कॉम डोमेन आपको, कुल मिला के बात यह है कि ये डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। अगर आपको होस्ट करनी है वेबसाइट, तो डॉट कॉम डोमेन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि डॉट कॉम एक ऑथेंटिसिटी ऐड कर देता है। अगर हम, ये फ्यूचर स्कोप है, ठीक है, एडिशनली मैंने थोड़ा सा बताया इसमें कि हम कर सकते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में हमने ये सब चीज़ें कवर कर ली। उसके बाद है स्वॉट एनालिसिस, मगर इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फाइल दिखाऊंगा अपनी, है ना, गूगल ड्राइव दिखाऊंगा अपनी, जिस पे मैंने कोड अपलोड किया था। तो ये देखिए आप, ये रहा हमारा एक्सपेंस ट्रैकर। इसको मैं लाइव आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। जस्ट 2-3 सेकंड के बाद यहाँ पे पूरा कोड शो हो जाएगा कि क्या हमने लिखा था। ये देखिए, ये मैंने पाइथन में कोडिंग की है, ठीक है। तो ये देखिए आप, सबसे पहले तो हमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के लिए पी आई पी इंस्टॉल, अब देखो मैं तो जस्ट आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ, अब ये नहीं कि मैं पूरा ये कोड आपको समझाऊँ, बिकॉज एक ही आइडिया को कॉपी करने का कोई सेंस नहीं है। मगर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। एक तो मैंने इसकी सबकी इंडेंटेशन बिल्कुल करेक्टली की है। ऊपर से सबके ऊपर एक कमेंट भी लिखा है, जो ये ग्रीन लाइन दिख रही होगी कमेंट है। कमेंट डजेंट रन, ठीक है। ये जस्ट फॉर शोकेस होता है, जैसे कि मैंने बताया इंपोर्ट इंपोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे पांडास, मैट प्लॉट लिव, इससे विजुअलाइज होती हैं चीज़ें। एंड ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड की हैं। देखिए क्लासिफिकेशन हो गया, एक्यूरेसी स्कोर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब हमने इंपोर्ट कर लिया गूगल कोलैब में। साथ ही साथ हमने ड्राइव को भी अब इंपोर्ट किया है, बिकॉज हम ड्राइव का यूज़ करने वाले हैं। स्टेप 1 में हमने गूगल ड्राइव को माउंट किया है, ठीक है, माउंट इन द सेंस कि अब वो इससे लिंक हो गई है, जिससे कि हम इजीली अपना डेटा सेट फैच कर पाएंगे। उसका हमने पाथ यहाँ पे दिखा दिया है, जो ये माउंट ड्राइव का ऑप्शन आता है ना, यहाँ से हमने ड्राइव का पाथ ऐसे करके यहाँ से कॉपी हो जाता है, कॉपी पाथ, वो पाथ हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा डेटा सेट का मॉडल था, जो हमारा मॉडल है, उसका भी पाथ हमने यहाँ पे दिखा दिया है। ये हमने एक फंक्शन बनाया है, DEF लोड डेटा सेट। ट्राई कैच ब्लॉक, हमने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया है यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या होगा, डेट टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसके बिना ना कोड लिखने का कोई मतलब नहीं है, जब तक हम इंपोर्ट नहीं करें लाइब्रेरीज और बेसिक चीज़ों का हम ध्यान ना रखें, या फिर हम अपने डेटा सेट का पाथ सही से ना दें। उसी तरह से हमने स्टेप 3 में डेटा प्री प्रोसेसिंग की है। फिल्टर कैटेगरी विद फ्यूअर सैंपल करके हमने कैटेगरी वाइज उसमें फ़िल्टर का ऑप्शन दिया है। साथ ही साथ हमने जनरेट एडेप्टिव बजट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल स्पेंडिंग, ठीक है। ये भी हमने अडेप्टिव, जो भी मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस भी किया था कि किस तरह से हम डायनेमिक बजटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वही चीज़ है। डैशबोर्ड के हमने फीचर्स इसमें इंक्लूड किए हैं। जो हमारा डैशबोर्ड होता है, जैसे कोई सा भी आप वेबसाइट या यूआई बना रहे हो, उसका डैशबोर्ड होना तो कंपलसरी है ही। साथ ही साथ उसका जो डैशबोर्ड होना चाहिए, उसमें क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हम उसमें शो करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कैटेगरी शो कर रहा हूँ, एंड स्पेंडिंग ब्रेकडाउन भी शो कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन मंथली ब्रेकडाउन का भी हमने ग्रुप्ड बार चार्ट बनाया है, बार चार्ट विद सी बॉन्ड, ठीक है। ये सब कुछ हमने किया है। अभी यूज़र इंटरेक्टिविटी फीचर्स भी हमने ऐड किए हैं यहाँ पे। हमने मीन्स मैंने सिंगल हैंडेडली मैंने सब किया था, ये इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किया था।
एंड थैंकफुली आई गॉट यू नो गॉट द विनिंग। वेल, यहाँ पे हमने ट्रेनिंग का यूज़ किया है, यहाँ पे वेक्टराइजेशन का यूज़ किया है, बाईग्राम इन्हांसमेंट जो होता है। देखिए आ गया ना रैंडम ओवर सैम्पलिंग, जो भी मैंने स्लाइड में आपको शो भी किया था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट मॉडल एक्यूरेसी। विदाउट एक्यूरेसी, अभी मैं आपको एक स्लाइड और शो करूँगा जिसमें दिखा लिखा हुआ होगा कि इस पूरे डेटा सेट या पूरे एआई मॉडल की एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी कभी भी एआई मॉडल की, ध्यान से सुनना मेरी बात, 100% नहीं हो सकती। अगर किसी एमएल मॉडल की या फिर एआई मॉडल की, अगर किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल की एक्यूरेसी 100% है तो उसका मतलब वो मॉडल में फ्लॉ है। 99% एक्यूरेसी हो सकती है मगर 100 नहीं हो सकती। अगर 100 आ रही है तो उसका मतलब मॉडल जो है वो सही नहीं है, सही प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। चलिए, ये सब हो गया। अब जस्ट हम रन पे क्लिक करेंगे यहाँ से। वैसे तो मैंने पहले ही रन इसको कर लिया था एक बार। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग टाइम शो हो रहा है, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8, 9, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको एग्जीक्यूट करने में। एंड देखिए फाइनली एग्जीक्यूट हो चुका है कोड। ये देखिए फैच हो गया है डेटा सारा डेटा सेट से, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आउटपुट पे डिस्प्ले हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिए जो डेटा सेट एक्सेल फाइल में हमने बनाया था वो सब यहाँ पे शो हो रहा है, बिकॉज हमने ड्राइव को माउंट कर लिया है, ठीक है। यही तो बेनिफिट होता है ड्राइव को माउंट करने का। अब यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा होगा डेट, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और अमाउंट और जीएसटी एज वेल। उसी तरह से एडेप्टिव बजट्स भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। एंड साथ ही साथ आप इसका एक्सटेंशन देख ही पा रहे होंगे, जो एक्सपेंस मॉडल है उसका एक्सटेंशन है .pkl। ये देखिए 73.33। इस एक्यूरेसी को मैंने अपनी पीपीटी में भी मेंशन किया है, अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा और इस पर देख लेते हैं। उससे पहले जैसे कि क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में यहाँ पे F1 स्कोर देखिए। जनरली एआई पावर्ड अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, तो उसमें एक्यूरेसी, F1 स्कोर, प्रिसीजन अगर है तो वो आपको एक अपर एज देता है, बिकॉज एमएल में यही सब चीज़ें तो रिक्वायर्ड होती हैं। मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, F1 स्कोर क्या है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब देखिएगा स्पेंडिंग ब्रेकडाउन यहाँ पे शो हो रहा है। जो मैक्सिमम स्पेंडिंग निकल कर आई है वो है यूटिलिटीज़ वाले में, जो कि है 54,642। इस पाई चार्ट का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर है। यूटिलिटीज़ डार्क ब्राउन में है, ग्रॉसरी थोड़ा रेड कलर में हो गई, ये वाला ग्रॉसरी का कॉलम है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो है वो क्रीम कलर में हो गई, डार्क क्रीम आई वुड से, ये लाइट क्रीम हो गया। फिर फिटनेस बिल्कुल ग्रे कलर से भी डल हो, ज़्यादा लाइट है। उसी तरह से फैशन का ये हो गया, एंड फूड का ये हो गया सी ब्लू, एंड फिर ये हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, बल्कि ये है सी ब्लू, ये है लाइट ब्लू, ठीक है। एंड मंथली एक्सपेंस ब्रेकडाउन बाय कैटेगरी यहाँ पे आपको शो हो ही रहा होगा। यही सेम मैंने फ़ोटो, आपको पता ही है कि मैंने प्रीवियसली अपनी पीपीटी में भी ऐड की थी, ये देख सकते हो आपकी इनसाइट्स में। एंड देन और क्या है इसमें, टोटल स्पेंडिंग कैटेगरीज भी है, ठीक है। एक्स कॉलम पर, एक्स एक्सिस पर सारी सारी कैटेगरीज हैं और वाई एक्सिस पर उसका अमाउंट है। एंड ये बार चार्ट बोलते हैं इसको, ये बार चार्ट है। एंड यहाँ पे टॉप 3 स्पेंडिंग कैटेगरीज का भी मैंने विजुअलाइज करवाया है आउटपुट। यूटिलिटीज़ आप देख, जैसा आपने देखा भी होगा यहाँ पे एग्जैक्ट 54,000 समथिंग, लाइक 54,642 का अमाउंट आया था ना। तो यहाँ पे भी 54,642 लिखा हुआ आ गया, रैंक 1 आ गया। इससे स्टूडेंट या जिसने भी इसको यूज़ किया है उसे पता लग जाएगा कि वो सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग कहाँ कर रहा है अपनी। तो बेस्ट है ये तो चीज़ दिखानी। उसी तरह से ग्रॉसरी में कितना खर्चा हुआ है, 34,225। एंड एंटरटेनमेंट में वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि आपने मूवी देखी या कुछ और, आपने कुछ कहीं और भी इंटरटेनमेंट किया, टीवी का बिल हो गया लेट से, तो वो सब एंटरटेनमेंट में आपका जुड़ गया। एंड देन रिकरिंग एक्सपेंस डिडक्टेड। रिकरिंग का ये मतलब है कि एक ही कैटेगरी में बार बार एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, रिकरिंग एक्सपेंस डिडक्टेड। डिडक्टेड का मतलब ये है कि उसने पता लगाया कि एक ही कैटेगरी में बहुत सारी डेट्स में एक्सपेंसेस हुए हैं, जैसे कि यूटिलिटीज़ में 28 फरवरी को भी एक्सपेंस हुआ है, 5 मार्च को भी हुआ है, ठीक है। एंड देन फ्यूल का भी ऑप्शन है इसमें, फ्यूल फॉर कार। एंड देन ये यहाँ पे एंड हो चुका है।
अब वापस हम मूव ऑन करते हैं अपनी पीपीटी के 8th स्लाइड पे, जो कि है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस जनरली बिजनेसेस में किया जाता है, जो कि कोई सा भी अगर बड़ा बिजनेस है तो सबसे पहले वो दो चीज़ें देखी जाती हैं उसमें। एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया मगर बताना ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हैकाथॉन्स आर कंडक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनीज ना। सो कंपनीज अपना फ़ायदा तो देखती ही हैं इस सारी चीज़ में, तो कंपनीज भी स्वॉट एनालिसिस करती हैं कई बार। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड बिजनेस एक्सपेंशन दो ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी बिजनेस के। एंड यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ्स को कवर किया है, वीकनेस को भी हमने कवर किया है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ को भी हमने कवर किया है, थ्रेट्स को भी कवर किया है। उसी तरह से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हमने लिखे हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। इसमें बहुत इजी भाषा में हमने लिखे हैं। अगेन, जो पीछे वाली आप पिक देख रहे हो ना, ये मैंने खुद से ऐड किया है यहाँ पे। जस्ट मैं यहाँ पर गया पिक्चर्स में और यहाँ पे स्टॉक इमेजेस में, ऑनलाइन पिक्चर्स में, मैंने यहाँ से इसको इजीली सर्च करके अपने हिसाब से ऐड कर लिया। देख पा रहे होंगे आप कि कितना मैच कर रहा है ये स्वॉट एनालिसिस से। यहाँ पे एक इंसान, एक हैंड है, उसमें उसने लेंस पकड़ रखा है और वो एनालिसिस ही तो करते हैं ना लेंस से। तो कुछ इस तरह से मैंने उसको एनालॉगी फिट करने की कोशिश यहाँ पे की है। बात करते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन की या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स पर्टिकुलरली वो चीज़ होती है जो आपके प्रोजेक्ट आइडिया को या आपके स्टार्टअप आइडिया को एक नया डायमेंशन दे देती है, इन द सेंस कि उसको यूनिक बनाती है बाकी सारे एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स या आइडिया से इन द सेम कैटेगरी। हो सकता है कि एक जैसे दो आइडियाज़ हों मगर उन दोनों के अगर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस डिफरेंट हैं तो वो दोनों अलग माने जाएंगे इन सम सेंस। तो जनरली क्या होता है कि जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसी हैकाथॉन में या किसी कंपटीशन में, तो कंपनीज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को देखते हैं। कंपनीज के जो जजेस होते हैं वो यूनिक सेलिंग सेलिंग प्रोपोजिशन के वाया चूज़ कर लेते हैं कि टॉप कौन होगा, टॉप पार्टिसिपेंट कौन होगा या विनर कौन होगा। बिकॉज अगर किसी को यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन भाग गया ना किसी चीज़ का, अच्छा लग गया, तो फिर उसके लिए तो वही चीज़ मेन हो जाती है। अगेन ये जो पीपीटी की स्लाइड है वो भी मैंने खुद से बनाई है, देख लीजिए आप। पीछे पुरानी ये प्रीवियस स्लाइड थी और ये मैंने खुद से ऐड की है। अगेन देखिए इसमें जो ये वाली लेडर है वो कितनी ग्लो ग्लो कर रही है सबसे ज़्यादा, और यूएसपी उसके मिडिल में लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे तो ये पूरा एक सेंटेंस है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, मगर यूएसपी यहाँ पे इसके बिल्कुल बिल्कुल बीच में आ रहा है। एंड अगेन इट इज़ एरियल ब्लैक 36। बात करते हैं हम टारगेट ऑडियंस की। तो इसमें मैंने चार अलग अलग कैटेगरीज में छोटी छोटी लाइन मैंने लिखी है। जैसा कि टाइटल था ए आई पर्सनल ए आई, वॉट वॉज द टाइटल, ए आई पावर्ड एक्सपेंस ट्रैकर फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टारगेट ऑडियंस का, देखिए ये बो है, ये जैसे शूट जैसे होता है ना धनुष बाण टाइप, टारगेट, ये टारगेट हो गया, ये धनुष हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये इमेज लगाई है जिससे कि पूरी ये अच्छी लगे। बिल्कुल मैंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि मुझे कोई रिजेक्ट कर दे मैंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं थी, और ये पीपीटी बनाने में मुझे क्लोज टू 3 आवर्स लगे थे। रिसर्च भी लगती है भाई, रिसर्च करना पड़ता है काफ़ी। कोड लिखने का एक अलग हेडेक होती है, रिसर्च करनी पड़ती है, फिर उसके बारे में सारी चीज़ें करनी होती हैं। स्वॉट एनालिसिस जैसे मैंने किया, ये कुछ अलग इंटरेक्टिव फीचर था जो कि बाकी और किसी पार्टिसिपेंट की पीपीटी में नहीं था। एंड देन टारगेट ऑडियंस में मैंने लिखा कि यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी अपना एक्सपेंस ट्रैकिंग तो कोई भी कर सकता है ना, मगर उसमें भी फर्स्ट टाइम लर्नर्स हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, फाइनेंशियली अनअवेयर स्टूडेंट्स हो गए, या टैक्स सेवी यूज़र्स हो गए, तो ये सब कर सकते हैं अपना। अब बात करते हैं हम रिवेन्यू मॉडल की। कैसे हमारा ये जो आइडिया है, इनोवेशन आइडिया है, इसका रिवेन्यू कैसे जनरेट हो सकता है। हम उसमें फ्रीमियम एक्सेस दे सकते हैं। फ्रीमियम मीन्स बेसिक फीचर तो हमने फ्री कर दिए, लाइक डेली एक्सपेंडिचर, ठीक है। और हमने रिकमेंडेशन या प्रिडिक्टिंग, जो कि बेस्ड ऑन योर प्रीवियस हिस्टोरिकल पैटर्न, कि आगे वो आपको रिकमेंड करे कि कैसे आपको अपना आगे का अगले महीने का स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर करना चाहिए, उसको हमने प्रीमियम कर दिया, मतलब पेड कर दिया। तो उसको बोलते हैं प्रीमियम एक्सेस, यानी कि बेसिक फीचर्स दे दिए फ्री में और कुछ एडवांस फीचर उनको प्रीमियम प्रीमियम पे सोल्ड किया, यानी कि उसको मॉडल, उसका रिवेन्यू मॉडल इसी तरह से रिवेन्यू जनरेट होता है कंपनीज का। सब्सक्रिप्शन प्लान भी हम उसमें ला सकते हैं, पार्टनरशिप एंड स्पॉन्सरशिप भी ला सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर बिल्डिंग अ काइंड ऑफ वेबसाइट। तो वेबसाइट पे हम ऐड रन कर सकते हैं स्पॉन्सर्स के, एंड पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं हम, यानी कि हम उसमें लिंक ऐड कर सकते हैं
लेट्स से कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसका प्रोडक्ट का हम लिंक ऐड कर सकते हैं, और एफिलिएट, उसको ही एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं कि हम अपने रेफरल से उसको शॉपिंग करवाते हैं, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग में आता है। मतलब कि एक ही कस्टमर जो है हमारे लिंक के वाया शॉपिंग करता है, उसी तरह से टारगेटेड एडवर्टीजमेंट भी हम उसमें करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मॉडल एक्यूरेसी की। जो मॉडल हमने कोलैब पर लिखा वो कितना एक्यूरेट है। तो फर्स्टली हमने ये चीज़ मेंशन की कि द मॉडल मस्ट करेक्टली प्रेडिक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी फॉर द मैक्सिमम परसेंटेज। बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा उतना बढ़िया होगा, मगर साथ ही साथ 100% एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए, वरना तो उसमें एक ओवर फिटिंग का इशू आ जाएगा। तो ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग एंड लाइक बोथ आर द टॉपिक्स ऑफ आई गेस रिग्रेशन, आई गेस मशीन लर्निंग मॉडल्स। एंड ये चीज़ आपको जब आप पढ़ेंगे या आपका अगर रिसर्च भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ओवर फिटिंग का क्या मतलब है। एंड ये रहा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। देन वी शो सम ग्राफ्स, अलग अलग तरह के हमने जो अभी कोड में मैंने दिखाया था, अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस का हमने कोड लिखा था। एक ही कोड में हमने अलग अलग ग्राफ, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशंस आ गए इसमें, टाइम सीरीज आ गया, कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, 2D डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, एंड यही सब है। अलग अलग हमने डिस्ट्रीब्यूशंस दिखा दिए। ये अलग अलग तरीके हैं एक ही डेटा को रिप्रेजेंट करने के, तो इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और डेटा एनालिसिस का काम यही तो होता है कि वो जो डेटा है उसको विजुअलाइज करें, या डेटा विजुअलाइज का मतलब, क्योंकि कंपनीज को क्या है कि डेटा विजुअलाइज करके बहुत नॉलेज मिलती है। इसलिए तो कहते हैं कि जो अपना डेटा होता है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यूज़र का डेटा, बिकॉज उसको हम मल्टीपल मॉडल्स के वाया रन कर कर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उस यूज़र के प्रेफरेंसेस क्या हैं, और उस बेसिस पर उसको टारगेटेड एड्स कंपनीज देती हैं जनरली। अब देखिए फ्यूचर स्कोप मैं रेडिट पे भी एक को बता रहा था कि किसी ने मुझसे पूछा था कि पीपीटी को अपीलिंग कैसे बनाए। मैंने उनको बताया कि पीपीटी में ना आप सैंकी डायग्राम्स बनाइए। सैंकी डायग्राम्स इज द बेस्ट वे एंड द मोस्ट इनोवेटिव वे टू डिस्कस लाइक बेसिक डेटा इन योर पीपीटी और विजुअलाइज डेटा इन योर पीपीटी। भाई बार चार्ट तो हर कोई दिखाता है ना अपनी पीपीटी में, या वो एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करके तो हर कोई दिखा देता है। मगर मैंने क्या किया कि विजुअलाइज कर दिया सैंकी डायग्राम से। इसमें क्या है कि देखिए, जो स्टार्टिंग होगी वो होगी सबसे बड़े, जो हमारे पास टोटल अमाउंट था, लेट्स से टेस्टिंग का अमाउंट, पेरेंट्स, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स, वर्क स्टडी में। अब उसमें टेस्ट अमाउंट्स में ये जो टेस्ट डेटा था, इसमें से नेट, समझ रहे हो ना आप क्या मतलब है मेरे कहने का, इसमें से इतना यहाँ खर्च हो गया, इतना यहाँ खर्च हो गया, इतना यहाँ खर्च हो गया। तो ये सैंकी डायग्राम होता है। इसको सिंपली बन जाता है सैंकी डायग्राम्स। जस्ट आपको इंटरनेट पे जाना है, सर्च करना है सैंकी, और वहाँ से आप इनपुट डेटा, रॉ डेटा यहाँ पे फीड करेंगे, तो ये डायग्राम बन जाएगा। ये एक नया तरीका विजुअलाइजेशन का। अब लास्ट पीपीटी लास्ट पार्ट है, वो है कंक्लूजन। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके बारे में कंक्लूजन दिया। दिस AI powered expense tracker is robust and user friendly that simplifies financial management. सेकेंड पॉइंट लिखा, थ्रू इट्स इंटेलिजेंट कैटेगराइजेशन, डायनेमिक बजटिंग एंड इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन, इट empowers users to make better financial decision and stay in control of their expenses. लास्टली मैंने कंक्लूड कर दिया इसको इन अ नटशेल, दिस टूल कैन इनहांस स्टूडेंट फिनेंशियल डिसिप्लिन वाइल मेकिंग बजटिंग ईजी। और फाइनली मैं जीत गया है कहता हूँ इनफैक्ट वो 10,000 मुझे आज भी याद है, जब मैं जीता था तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिली थी। और वो जो इतनी जल्दी नहीं आए थे, बल्कि वो 10,000 थोड़ा टाइम लगा, उन्होंने बैंक डिटेल्स वेरीफाई की, एंड देन उन्होंने फिर बहुत टाइम बाद जब अकाउंट में आता है पैसा तो बहुत अच्छा लगता है। और हैकेथॉन नेशनल लेवल विन करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा इस पीपीटी से। ओके, विश यू सक्सेस, विश यू ऑल द बेस्ट।